बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 को जो है वो डिटेल डिस्कस किया था। और जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में जो है हमने रिटन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इसकी तमाम तफसील आपको दी थी, और उसके साथ साथ इस्लामिक प्रोविजन को भी जो है डिस्कस किया था, और फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट विद इट्स पावर, ये हमने डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेशनल असेंबली। The 1956 Constitution provided for one house parliament which was named as the National Assembly. Normally in federal system all over the world there are two houses, one elected on the basis of population aimed at representing wishes of the people. It is also called lower house. The other house is called upper house, which is indirectly elected with equal representation for all federating units. However, under the 1956 Constitution, one house, that is National Assembly, was provided. Some analysts are of the view that since parity was maintained between the two provinces in the lower house, therefore there was no need of another house of the parliament anyways. यहाँ ये बात बताई जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में एक वन हाउस जो है पार्लियामेंट तजवीज़ की गई, जिसका नाम रखा गया नेशनल कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली। नॉर्मली इन फेडरल सिस्टम आम तौर पर वफाकी निज़ाम हुकूमत में दो हाउसेस होते हैं पूरी दुनिया में, वन इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, एक जो है वो लोगों की आबादी के तनाजुर में जो है वो इलेक्ट किया जाता है, और उसका मकसद ये होता है कि वो उन तमाम लोगों की ख्वाहिशात और उनके जज्बात का मुजाहरा कर सके, पैगाम पहुंचा सके और उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो इसे बुनियादी तौर पर हम लोअर हाउस कहते हैं। द अदर हाउस इज कॉल्ड अपर हाउस, और दूसरा जो है उसे हम अपर हाउस कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मौजूदा जो रियासत में हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, उसमें वफाक में फेडरल में एक इदारा है सेनेट ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा इदारा है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी तमाम अफराद बुनियादी तौर पर पॉपुलेशन बेस पर इलेक्ट होकर जाते हैं और लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और यही तमाम लोग फिर अपनी जो है वो रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए और प्रोविंशियल असेंबली की रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए सेनेट के रिप्रेजेंटेटर्स को जो है वो सेलेक्ट करते हैं, और फिर जो है वो अपर हाउस बुनियादी तौर पर उन तमाम इकाइयाँ जिन्हें हम यूनिट कहते हैं, जो फेडरेशन के साथ मुंसलिक होते हैं, उसमें जो है बुनियादी तौर पर ये उनकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है। बहरहाल मोहम्मद अली बोगरा के फार्मूले के तहत जो एक प्राइटी फार्मूला तय किया गया था, जिसे मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला भी जो है वो कहा जाता है, जिसमें दोनों विंग्स ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी गई थी। तो वो बुनियादी तौर पर यहाँ पर उसका भी जिक्र आएगा। Under 1956 Constitution, one house, that is National Assembly, was provided. Some analysts are of the view that since parity was maintained between the two provinces in lower house, therefore there was no need for another house of parliament anyways. उनके नज़दीक ये ख्याल था कि जब दोनों इलाकों में दोनों विंग्स, ईस्ट विंग्स और वेस्ट विंग्स की जब रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है, तो फिर इसके बाद इस चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती कि हम जो है वो एक अलहदा से अपर हाउस को रिप्रेजेंट करें या अपर हाउस को जो है वो कायम करें। दिस जस्टिफिकेशन इज़ नॉट इनफ। ये इस बात को बिल्कुल भी साबित करने के लिए काफ़ी मजबूत दलील
ना थी। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज सो मैनी अदर पॉजिटिव थिंग्स टू डू। अपर हाउस के पास बहुत सारे और ऐसे काम थे, मस्बत पहलू थे जो कि उनके लिए करना जरूरी थे। द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशनल असेंबली वाज 300। नेशनल असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी वो 300 अफराद पर मुश्तमिल थी, विच वाज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, जो बुनियादी तौर पर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में बराबर तकसीम की गई थी। 10 सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन। मजीद इसमें 10 सीटें जो हैं वो रिजर्व की गई खवातीन के लिए, विच वर आल्सो डिवाइडेड बिटवीन 2 प्रोविंसेस, जो कि जो है 2 प्रोविंसेस में जो है वो ये तकसीम की गई। इंटरेस्टिंगली, there was no mode of election finalized in the constitution for electing members of the National Assembly. मजीद दिलचस्प की बात यह है कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं रखी गई या इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि नेशनल असेंबली में जिन लोगों को मुंतखब किया जाएगा उनका तरीक़ाकार, उनका इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा। इट वाज इन अक्टूबर 1956, फिर 1956 अक्टूबर में नेशनल असेंबली पास्ड इलेक्टोरल लॉ। इस असेंबली ने एक इलेक्टोरल लॉ जो है वो पास किया, एक्ट विच प्रोवाइडेड फॉर द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज फॉर इलेक्शन, जिसमें तमाम सूबों को बराबरी की बुनियाद पर इलेक्शन की जो है वो सहूलत प्रोवाइड की गई। अंडर दिस लॉ पीपल ऑफ एज 21 साल के जो अफराद थे या इससे ज़्यादा, उन्हें ये राइट दिया गया था कि दे कैन वोट, कि वो अपना वोट डाल सकें। The National Assembly opted for joint electorate, previously separate electorate, as inherited from the British India. नेशनल असेंबली ने जो है इस ऑप्शन को जो है रखा कि जॉइंट इलेक्टोरेट कॉलेज बनाया जाए, जिसमें प्रोविंसेस के लिए भी जो है लोगों को चुना जाए और मरकज के लिए भी चुना जाए। पाकिस्तानी सिटीजन्स minimum age of 25 years and inclusion of their names in the electoral list। 25 साल के जो अफराद थे उनके जो है नाम जो है वो इस लिस्ट में डाल दिए गए। Working under the speaker and deputy speaker, the National Assembly had vast power at its disposal. It could frame ordinary laws and amend the constitution. It could frame its own rules of procedure. The other powers were passing annual budget, electing, impeaching, and removing the president, reposing confidence in prime minister appointed by the president, and making the whole administration accountable to it. In other words, the National Assembly had control over the executives, that is the Prime Minister, and the Cabinet. The relevant articles have described that how the National Assembly could remove the Prime Minister from the office and had the power to ask questions, move resolution, adjournment, motions, criticize the government, or make suggestions or proposal for the government. अब यहाँ पर जो है कौमी असम्बली का जो तरीक़ाकार दिया गया, बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में, उसमें बुनियादी तौर पर ये बात रखी गई कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो पूरी दुनिया में होता है वैसा ही फेडरल सिस्टम यहाँ पर तजवीज़ किया गया। लेकिन पूरी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन के लिए एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस मौजूद होता है। तो यहाँ पर जब ईस्ट विंग और वेस्ट विंग पाकिस्तान में जब ये काम किया गया कि ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान, इसे जो है वो तकसीम किया गया और 2 यूनिट्स में इसको बनाया गया, तो इसमें यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड की गई। साथ साथ जो है 300 सीट्स रिजर्व की गई दोनों सूबों के लिए, 150 ईस्ट पाकिस्तान, 150 वेस्ट पाकिस्तान, और एडिशनली जो है 10 सीट्स रखी गई जो है ख़वातीन के लिए, जो कि इक्वली तकसीम की गई दोनों विंग्स में। मज़े की और दिलचस्पी की बात ये थी कि तमाम प्रोसीजर में कहीं भी जो है वो इलेक्शन के प्रोसीजर को जो है वो नहीं रखा गया कि
किस तरीके से जो है वो नेशनल असेंबली के नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटर जो है वो इलेक्ट होंगे। बहरहाल इसके साथ साथ जो है इस असेंबली ने इलेक्शन लॉज पास किए और इसमें इलेक्शन लॉज में जो है ये बात दी गई कि 21 साल या इससे जो बड़े अफराद हैं वो सारे के सारे जो है वो वोट डाल सकते हैं। और ये ऑप्शन भी रखा गया कि जॉइंट इलेक्टोरेट जो कि पहले इंडिया में नहीं था उसको जो है वो लागू किया गया। बट इन 1957 द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट वाज अडॉप्टेड और फिर 1957 में जो है जॉइंट इलेक्टोरेट का जो है ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट किया गया। द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ द हाउस इंक्लूडेड, उसमें जो है अहल होना या उसकी जो है कवायद ज़वाबित जो है मेंबर्स के लिए प्रिस्क्राइब किए गए, जिसमें कम से कम एज 25 साल रखी गई और जो है उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में होना लाजमी रखा गया। और फिर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के तहत जो है इस प्रोसेस ने काम करना शुरू कर दिया और जो भी कवानीन या जो भी पावर हैंडलिंग इश्यूज थे, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना, प्रेसिडेंट जो है और इसके साथ साथ तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे जो हैं वो काबिल जवाब दे हैं हुकूमत के सामने। कैबिनेट खुद काबिल जवाब है प्राइम मिनिस्टर के सामने। ये तमाम चीज़ें जो है वो उसमें बयान की गई। मज़ीद ये कि प्राइम मिनिस्टर को ये भी बताया गया कि वो किस तरीके से जो है अपने ऑफिस को जो है वो ज्वाइन कर सकता है, किस तरीके से जो है उसके खिलाफ इम्पीचमेंट की जा सकती है, किस तरीके से रेजोल्यूशन पास की जा सकती है, किस तरीके से कोई तहरीक मोशन जो है वो चलाई जा सकती है। यानी कि रूल ऑफ द बिजनेस ऑफ द नेशनल असेंबली जो है वो डिस्क्राइब किए गए, जिसमें बहुत सारी सजेशंस और जो है वो प्रपोजल जो है गवर्नमेंट के लिए तजवीज़ किए गए। इसके साथ जो है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी वो सबसे बुनियादी तौर पर ये बात थी कि आल्दो इसमें फेडरल स्ट्रक्चर का जो है वो डिस्कस किया गया। आल्दो it was claimed that the 1956 constitution had provided for federal form of government, but it was not the whole truth. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात तजवीज़ की गई कि वफाकी तर्ज हुकूमत की एक हुकूमत तजवीज़ की जाए और ये बात मुकम्मल तौर पर सच नहीं थी कि जैसा तजवीज़ किया गया वैसा उस पर अमल जो है वो नहीं किया गया। द फेडरल स्ट्रक्चर वाज देयर बट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टेड in itself certain powers including emergency powers. मुकम्मल पावर्स जो हैं वो प्रोविंसेस को ना दी गई, ख़ास तौर पर जो है दूसरी पावर्स के साथ साथ एमरजेंसी के निफाज की पावर भी जो है वो रखी गई। ड्यू टू द कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द रेजिडुअरी पावर्स द सिस्टम माइट बी कन्वर्टेड फ्रॉम फेडरल इनटू यूनिटरी। और ये तमाम जो पावर्स थी इसके बुनियादी तौर पर वफाक में रखने की वजह से ऐसा नज़र आता था कि पावर फेडरल के बजाय जो है यूनिट्स की सूरत में जो है वो सामने आ रहा था। द रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस वर एक्सक्लूसिवली इलिस्ट्रेटेड पार्ट 6 में तफसील के साथ जो है इनके तमाम रूल ऑफ बिजनेस रिलेशन प्रोविंसेस के फेडरल के साथ बयान किए गए हैं। Part 6 of the Constitution is spreading over 7 articles ranging from Article 105 to Article 111. Similarly, the administrative relation between Federation and the provinces were given Article 125 to 132. There were 3 lists of subjects in the Constitution, namely Federal Legislature, Provincial Legislature, and concurrent legislatives. ये वो तमाम जो है वो लिस्ट्स बनाई गई, ऑब्जेक्ट्स बनाए गए कि जिसके तहत जो है प्रोविंसेस और जो है फेडरेशन में ताल्लुकात को जो है वो बुनियाद दी गई। हाउएवर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द अबव लिस्ट कंटेन 30 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फॉरेन अफेयर, और जो इसमें टॉपिक्स थे या जो इसमें इश्यूज थे या जो इसमें डिपार्टमेंट्स थे
या जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली इदारे थे उनमें बुनियादी तौर पर फॉरेन अफेयर, वजारत खारजा, डिफेंस, दिफा, करेंसी, मालियात, सिटीजनशिप, रियासत की उसूल शहरी होने का बयान, ट्रेड, तिजारत, टेलीकम्युनिकेशन, ज़राए मवासिलात और इस तरह के दूसरे मामला। द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लिस्ट कंसिस्टेड ऑफ 14 सब्जेक्ट। जो सूबाई लिस्ट थी उसमें 14 सब्जेक्ट्स थे, लाइक पब्लिक ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पुलिस, लैंड, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, sanitation, industries, forest, electricity and forest regulations, factories regulations. On the other hand, the concurrent legislative list embodied in itself 19 subjects. The justification for inserting this list in the constitution was that there were certain areas which could not be given to federation or provinces. Instead, they were included in a separate list. Both the tiers of government were empowered to legislate on subject, including in the concurrent legislative list, in order to sort out issue arising between center and the provinces. Certain constitutional bodies were established, which include National Economic Council, NEC, Advisory Board, and Post and Telegraph Intra-Provincial Council and the like others. तो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में जो हमने सबसे पहले बयान किया उसमें नंबर 1 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एक तारीफ दी गई, नंबर 2 इस्लामिक प्रोविजन के हवाले से उसमें बात डिस्कस की गई, और फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द सिस्टम को जो है वो डिस्कस किया गया, और फिर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो डिस्कस की गई। और आज के हमारे इस टॉपिक में जो है वो नेशनल असेंबली को जो है वो डिस्कस किया गया, हाउ इट वर्क्स and what are the objective of the working of the National Assembly. Inshallah, in the next lecture, we will discuss federal structure as well as provincial structure with detail. We have already discussed the federal structure. Thank you.